नमस्कार और स्वागत है आज के इस नए विश्लेषण में। आज हम सीधे मध्य पूर्व के उन तेजी से बदलते सैन्य हालातों की बात करेंगे जिन्होंने सबका ध्यान खींचा है। हाल ही में जो सीज फायर समझौता टूटा है, उसके बाद से जमीनी हकीकत अचानक से बदल गई है। हमारा मकसद यहाँ बिल्कुल निष्पक्ष रहकर इस जटिल स्थिति को समझना है। बिना किसी पक्षपात के हम सिर्फ तथ्यों पर ध्यान देंगे, क्योंकि इन सब का आने वाले समय में वैश्विक असर पड़ना तय है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन मुद्दों पर गौर करने वाले हैं। पहला, अप्रैल सीज फायर की टाइमलाइन। दूसरा, सैन्य कार्रवाइयों में आई तेजी। तीसरा, इसका मानवीय संकट। चौथा, शांति के लिए अलग अलग मांगें। और आखिर में अपकमिंग वॉशिंगटन वार्ताएं। तो चलिए इस पूरे जियोपॉलिटिकल पजल को एक एक करके सुलझाते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, अप्रैल सीज फायर की टाइमलाइन। फरवरी से लेकर अब तक ये समझौता आखिर कैसे टूटा? अगर हम इस पूरे संघर्ष की टाइमलाइन पर नजर डालें तो चीजें काफी तेजी से बदली हैं। 28 फरवरी को याद कीजिए, जब यूएस और इजराइल ने ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू किया, जिसके बाद लेबनान भी इसमें खिंचता चला गया। एक इजरायली हमले में ईरानी नेता आयतुल्लाह अली खमनेई की मौत हुई और फिर इसके जवाब में हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई की। महीनों के भारी तनाव के बाद आखिरकार 16 अप्रैल को एक शुरुआती सीज फायर समझौता हुआ था। मई की शुरुआत आते आते इस समझौते को 45 दिनों के लिए बढ़ा भी दिया गया, लेकिन मई के आखिर तक स्थिति फिर से बिगड़ गई और नए सैन्य हमलों ने इस शांति समझौते के पूरी तरह टूटने का साफ संकेत दे दिया। अब यहाँ एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। कुछ समय पहले तक इजरायली हमले मुख्य रूप से दक्षिणी लेबनान तक ही सीमित थे। ये वो क्षेत्र है जहां इजरायली सेना पहले से मौजूद है और जहां से इजरायल का मानना है कि उन पर ड्रोन्स और रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस संघर्ष का दायरा अब दक्षिणी सीमा को पार करके आगे बढ़ रहा है, जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम बात करेंगे सैन्य कार्रवाइयों में आई इस नई तीव्रता की। इस स्थिति को समझने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस हालिया बयान पर गौर कीजिए। उन्होंने कहा, उन्हें एक करारा झटका दो, हमलों को बढ़ाओ, तीव्रता को बढ़ाओ। ये कथन सीधे तौर पर इजरायली सरकार के आक्रामक सैन्य रुख को दर्शाता है। इजरायल स्पष्ट रूप से मान रहा है कि वो हिजबुल्लाह के साथ युद्ध में है। दरअसल नेतन्याहू ने यहां तक दावा किया है कि इस सैन्य अभियान में अब तक 600 से अधिक आतंकवादियों को मारा जा चुका है। और ये आक्रामक रुख जमीन पर साफ दिखाई दे रहा है। आईडीएफ यानी इजरायल डिफेंस फोर्सेस के हमले अब पूर्वी लेबनान की बेका वैली तक फैल चुके हैं, जो कि सीरिया की सीमा के बिल्कुल करीब है। सोचिए, ये दक्षिणी लेबनान से कितना आगे का विस्तार है। इसके साथ ही ये जानना भी जरूरी है कि बेजालेल स्मुत्रिच और इतामर बेन गिवीर जैसे फार राइट इजरायली मंत्री इस अभियान को सीधे लेबनान की राजधानी बैरूत तक ले जाने की लगातार मांग कर रहे हैं। अब जरा दूसरी तरफ भी देखते हैं। हिजबुल्लाह के जवाबी कार्रवाई के तरीके भी लगातार बदल रहे हैं। उनका कहना है कि सीजफायर टूटने के जवाब में उन्होंने हाल ही में 22 ड्रोन और रॉकेट हमले किए हैं। इनका निशाना मुख्य रूप से इजरायली सैनिक, टैंक, मिलिट्री बैरिक्स और इमारतें रही हैं। एक और बड़ा चौंकाने वाला तथ्य ये है कि बीबीसी वेरीफाई ने पुष्टि की है कि हिजबुल्लाह ने इन हमलों में बिल्कुल नई तकनीक वाले फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। यानी दोनों ही तरफ से खतरा और तकनीक लगातार बढ़ रहे हैं। अब आते हैं तीसरे और सबसे संवेदनशील हिस्से पर, मानवीय संकट। आइए देखते हैं कि इन आंकड़ों के पीछे आम लोगों को कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा। एक पल के लिए इस आंकड़े को समझने की कोशिश कीजिए। ये संख्या उन लेबनीज नागरिकों की है जो अपने ही देश में बेघर हो चुके हैं। इजराइल लगभग रोजाना नए इवैक्यूएशन ऑर्डर्स जारी कर रहा है, जिसके चलते इन 10 लाख से अधिक लोगों को अपनी जान बचाने के लिए अपना घर-बार सब छोड़कर भागना पड़ा है। और इससे भी ज्यादा दर्दनाक आंकड़ा है ये 3000 से अधिक मौत। लेबनीज स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो जब से ये संघर्ष शुरू हुआ है, लेबनान में इजरायली हमलों में 3000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये संख्या अपने आप में इस संघर्ष की भयावहता को बयां करती है। यहाँ एक खास बात पर ध्यान देना जरूरी है। ये 400 से अधिक की जो संख्या है, ये सिर्फ उस समय के दौरान मरे गए लोगों की है जब से शुरुआती सीज फायर समझौता लागू किया गया था। यानी सीज फायर शुरू होने के बाद हुई भारी इजरायली बमबारी का नतीजा। और इस चोट को और गहरा ये तथ्य बनाता है कि इन मृतकों में कई पैरामेडिक्स और इमरजेंसी वर्कर्स भी शामिल हैं, जो दूसरों की जान बचाने गए थे। अब चूंकि हम एक निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं, तो इस दूसरे पहलू को भी देखना होगा।
शुरुआती सीज़फायर समझौते के बाद से अब तक 10 इस्राएली सैनिक भी संघर्ष में मारे गए हैं। ये संख्या साफ दिखाती है कि नुकसान दोनों ही तरफ हो रहा है और इस सीज़फायर का टूटना हर लिहाज से घातक साबित हुआ है। हाल ही में लेबनान में हुए एक हमले को ही ले लीजिए, जिसमें 21 लोगों की जान चली गई, और बेहद दुख की बात है कि इनमें बच्चे भी शामिल थे। जब हम जियोपॉलिटिक्स और टैक्टिक्स की बात करते हैं तो कई बार हम भूल जाते हैं कि इन आंकड़ों के पीछे जिंदा लोग हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आखिर क्यों इतना चिंतित है, ये हकीकत उसे स्पष्ट करती है। चलिए अब चौथे हिस्से पर चलते हैं, शांति की मांगें। और ये जो पूरा भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल गतिरोध बना हुआ है उसे समझते हैं। अब यहाँ सबसे दिलचस्प और ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों पक्ष एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे दिशा में खड़े हैं। एक तरफ इजरायली लक्ष्य बिल्कुल साफ है, अपने सैन्य अभियान को और बढ़ाना और हिजबुल्लाह के खिलाफ चल रही इस लड़ाई को किसी भी हाल में ना रोकना। वहीं दूसरी तरफ ईरानी सरकार की कड़ी मांग है कि यूएस के साथ आगे आने वाले किसी भी शांति समझौते में सभी मोर्चों पर पूर्ण सीज़फायर शामिल होना ही चाहिए। अब जब मांगे एक दूसरे के इतनी खिलाफ हों तो शांति प्रक्रिया का अटकना तो तय है, और यही वजह है कि कूटनीति पर लगातार जोर दिया जा रहा है। और इस उलझन को थोड़ा और बढ़ाती है लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन की ये मांग। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है, दक्षिणी लेबनान से पूर्ण इजरायली वापसी, यानी वो चाहते हैं कि इजरायली सेना पूरी तरह से वापस चली जाए। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि लेबनान का नेतृत्व शांति वार्ता में अपनी तरफ से ऐसी शर्तें रख रहा है जिस पर वो कोई समझौता नहीं करने वाले। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, वॉशिंगटन वार्ता। देखते हैं कि आगे क्या होने की संभावना है। अगले हफ्ते वॉशिंगटन में जो वार्ताएं होने जा रही हैं उनके सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। लेबनान और इजराइल दोनों के ही अधिकारी इस वार्ता में हिस्सा ले रहे हैं, पर सबसे बड़ा पैराडॉक्स जानते हैं क्या है? इन दोनों देशों के बीच आपस में कोई औपचारिक यानी फॉर्मल डिप्लोमैटिक रिलेशंस हैं ही नहीं। और इस जटिल स्थिति में लेबनान की सरकार का मानना है कि वो हिजबुल्लाह को निशस्त्र करना चाहती है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि ऐसा तभी हो पाएगा जब पहले एक सीज़फायर हो। तो एक तरफ बाहरी सैन्य दबाव है और दूसरी तरफ आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा। लेबनान इस वक्त एक बेहद कड़ी कूटनीतिक उलझन में फंसा हुआ है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब हमले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं और सभी पक्षों की मांगें एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, तो ऐसे में वॉशिंगटन के वार्ताकार इस भारी खाई को कैसे पाट पाएंगे? ये एक ऐसा अनसुलझा सवाल है जो ना सिर्फ इस क्षेत्र का बल्कि शायद पूरी वैश्विक स्थिरता का भविष्य तय करेगा। आज के इस निष्पक्ष विश्लेषण को सुनने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है इस चर्चा से इस जटिल और तेजी से बदलती स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली होगी। तथ्यों पर आधारित ऐसे ही विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए।